इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बार फिर से कंट्रोवर्सी के बीच में आ चुका है, लेकिन इस बार उसका स्टांस पहले जैसा सख्त नहीं दिख रहा। जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फॉर्म 17C के एब्सोल्यूट नंबर्स को डिस्क्लोज करने से इनकार कर दिया था, वही अब ट्रांसपेरेंसी की बातें कर रहा है। क्या ये सच में एक पॉजिटिव स्टेप है या फिर एक टेक्निकल रिट्रीट? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की लीडरशिप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सच में सुधार लाना चाहता है या बस पॉलिटिकल और लीगल प्रेशर से बचने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल हर किसी के मन में है। पिछले साल जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे तब ये मुद्दा गर्म हो गया था कि बूथ वाइज वोट्स, कास्ट के एब्सोल्यूट नंबर्स डिस्क्लोज किए जाएं। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर रखा कि उनके पास ऐसे कोई लीगल मैंडेट नहीं है जो फॉर्म 17C का डाटा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या वोटर को देने को कहता हो। ये फॉर्म सिर्फ कैंडिडेट्स और उनके पोलिंग एजेंट्स के लिए एक्सेसिबल था, पब्लिक के लिए नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद अब ये स्टांस बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस MP महुआ मोहित्रा और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बोला है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एक रिप्रेजेंटेशन दे और उनसे मीटिंग करे। ये डायरेक्टली तो नहीं कह रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फुल डिस्क्लोजर करेगा, मगर इससे एक नया प्रेसिडेंट जरूर सेट हो सकता है जिसमें टर्न आउट डाटा, नंबर्स ऑफ परसेंटेजेस दोनों में पब्लिकली अवेलेबल हो सके। मगर ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है, बल्कि एक बड़े सवाल का हिस्सा है। क्या भारत का इलेक्शन प्रोसेस वाकई में फेयर है? 2024 जनरल इलेक्शंस के दौरान जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने वोटर टर्नआउट ऐप के जरिए कुछ फिगर्स रिलीज किए, तब और भी ज्यादा स्पेकुलेशंस होने लगा। जब पोलिंग खत्म हुई थी तब जो टर्नआउट परसेंटेजेस दिए गए थे वो फाइनल फिगर से 5 to 6% तक डिफरेंट निकले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना था कि ये डिले सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि रिमोट एरिया से डाटा आने में टाइम लगता है। मगर क्रिटिक्स का कहना है कि जब बूथ एजेंट्स के पास फॉर्म 17C होता है तो ECI के लिए 48 आवर्स में उसका स्कैन अपलोड करना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे अपोज क्यों कर रहा है? जहां अब भी इस सवाल का मिल पाना काफी मुश्किल है, वहीं एक और मुद्दा है जो आंध्र प्रदेश स्टेट से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एक इलेक्शन डाटा का मसला नहीं है। आंध्र प्रदेश के इलेक्शंस भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए हैं। इलेक्शन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं एक ऐसे इशू पर जो डेमोक्रेसी की इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े करता है। TDP के परचूर MLA येलूरी संबशिवा राव ने एक बड़ा दावा किया है कि 2024 जनरल इलेक्शन से पहले उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 24,000 से ज्यादा फॉर्म 7 एप्लीकेशंस इरेगुलरली फाइल किए गए थे, जिसमें वोटर्स को फेक तरीके से डेड डिक्लेयर किया गया। उनका कहना है कि YSRCP गवर्नमेंट ने जानबूझकर ऑपोजिशन के सपोर्टर्स के वोट्स डिलीट करने के लिए इलेक्टोरल रोल्स के साथ छेड़छाड़ की। राव ने इस इशू पर SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इंक्वायरी की डिमांड की, जिसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने एक SIT का गठन किया जो प्राक्सम के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस AR दामोदर के अंडर वर्क करेगी। लेकिन ये बात इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट अविनाश देसाई ने ये आर्गुमेंट रखा कि स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्शन से जुड़ी किसी भी इन्वेस्टिगेशन का अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि इलेक्टोरल प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जुरिसडिक्शन में आता है, तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेयर करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे ही ECI ने इस इशू पर अपनी नाराजगी दिखाई, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पीछे हटने का नाटक किया। उन्होंने SIT बनाने वाले गवर्नमेंट ऑर्डर को विड्रॉ तो किया, मगर उसके साथ कुछ कंडीशंस भी लगा दी। ये टेक्निकल लूप होल हाई कोर्ट के सामने रखा गया, जो कि इस इशू को और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना रहा है। कोर्ट ने आर्गुमेंट तो सुने, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर्मली विड्रॉ कर दिया गया था, इसीलिए इस पर कोई रूलिंग पास नहीं की। जब ट्रांसपेरेंसी और इलेक्शन डाटा की बात हो रही है तो वोटर ID और आधार लिंकिंग का मुद्दा भी तेजी से सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ECI को डायरेक्ट टारगेट करते हुए कहा है कि आधार लिंकिंग को कंसीडर करना एक तरह से उनके एलिगेशंस को वैलिडेट कर रहा है कि वोटर लिस्ट सस्पिशियस और ड्यूबियस है। राहुल गांधी ने 2024 महाराष्ट्र इलेक्शंस का उदाहरण देते हुए कहा कि सिर्फ 5 महीने के अंदर वोटर रजिस्ट्रेशन में एबनॉर्मल स्पाइक देखा गया है, जो कि फेक, डुप्लीकेट और घोस्ट वोटर्स होने का संकेत है। कांग्रेस ने अपने लेटर में लिखा, इट इज अ क्लियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द चार्ज दैट द कांग्रेस पार्टी एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हैव बीन मेकिंग अबाउट द सस्पिशियस एंड डूबियस नेचर ऑफ द वोटर लिस्ट एज विटनेस्ड इन द रीसेंट महाराष्ट्र 2024 विधानसभा इलेक्शंस। पार्टी का कहना है कि फेक और डुप्लीकेट वोटर्स का इशू तब आता है जब एक ही व्यक्ति के पास मल्टीपल वोटर IDs होते हैं। कांग्रेस ये मांग कर रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा इलेक्शंस के सारे इलेक्टोरल फोटो रोल्स पब्लिक किए जाएं, ताकि पता चले कि ये फिगर्स जेन्युइन हैं या फिर नहीं।
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि आधार सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ है, सिटीजन प्रूफ नहीं है। इसीलिए वोटर आईडी आधार लिंकिंग सिर्फ आर्टिकल 326 के प्रोविजंस के हिसाब से होगी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 23(4), 23(5) और 23(6) के मुताबिक ही इम्प्लीमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूलिंग में ये क्लियर किया है कि आधार सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन टूल है, ना कि वोटिंग राइट्स देने या छीनने का माध्यम। इलेक्शन कमीशन का कहना है, while as per Article 326 of the Constitution of India, voting rights can only be given to a citizen of India and Aadhaar card only establishes the identity of a person। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आधार लिंकिंग का मिसयूज हो सकता है और लोगों को बिना किसी वजह से वोटिंग राइट से वंचित किया जा सकता है। पार्टी ने ये भी डिमांड की है कि ईसीआई पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करे और ये इंश्योर करे कि एक भी एलिजिबल सिटीजन का वोट डिनाई ना हो। ये पूरा एपिसोड एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सच में इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी के लिए काम कर रहा है या सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी को बचा रहा है? पिछले कुछ सालों में जो भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, चाहे वो वोटर टर्नआउट डाटा का मैनिपुलेशन हो, आंध्र प्रदेश में इलेक्टोरल रोल फ्रॉड का मुद्दा हो या फिर आधार लिंकिंग का डिस्प्यूट, ये साफ दिखता है कि ईसीआई पर ऑपोजिशन पार्टीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन जुडिशरी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया महुआ मोइत्रा और एडीआर जैसे क्रिटिक्स से मिले एक इम्पोर्टेंट मोमेंट है। अगर ईसीआई सच में अपनी क्रेडिबिलिटी को वापस पाना चाहता है तो सिर्फ मीटिंग्स और हेलो एश्योरेंसेस से काम नहीं चलेगा। इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी किसी भी डेमोक्रेसी का बेस होती है और अगर ईसीआई इससे कॉम्प्रोमाइज करता है तो लोगों का सिस्टम पर से विश्वास उठ जाएगा। अगले कुछ महीने बताएंगे कि ईसीआई अपनी प्रैक्टिसेस रिफॉर्म करेगा या फिर सीक्रेसी का चोला पहनकर अपनी इंटीग्रिटी पर लगने वाले सवालों को इग्नोर करता रहेगा। आपको क्या लग रहा है, आगे क्या होने वाला है? टेल अस योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स एंड न्यूज। थैंक यू। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।